हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी रिकॉर्ड। स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक से टॉपिक जो कि है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। हम लास्ट वीडियो में देख चुके थे वीटो पावर, हम देख चुके थे और उससे पहले जो भी हमारे टॉपिक हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम प्रेसिडेंट चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। जो भी बच्चे नए हैं वो स्टार्टिंग से कोर्स स्टार्ट करना प्लीज, जिनका बेस क्लियर नहीं है, ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए और आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। ठीक है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू प्रोमुलेगेट होता है अनाउंस, ऑफिशियली अनाउंस अ न्यू लॉ को ऑफिशियली अनाउंस करना, उसको बोलते हैं प्रोमुलेगेट ऑर्डिनेंसेस। ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस होता है एक टेम्परेरी लॉ। ठीक है, अब देखते हैं ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। अब ये जो टेम्परेरी लॉ है, इसको प्रोमुलेगेट करने की प्रेसिडेंट को क्यों जरूरत पड़ी अगर पार्लियामेंट है तो? होता क्या है कि हमारे बजट सेशन होते हैं, मैंने पिछली वीडियोस में बहुत अच्छे से बताया है। बजट सेशन होता है जैसे, ठीक है, मॉनसून सेशन होता है जैसे, विंटर सेशन होता है। तो इनके बीच में क्या होता है, जैसे मान लो बजट सेशन मई तक होता है, ठीक है, उसके बाद सीधा मॉनसून सेशन स्टार्ट होता है जो कि जुलाई में होता है। तो इसके जो जून है जो इसके बीच का, तो ये जून क्या हो गया, रिसेस हो गई है। ठीक है, ब्रेक हो जाना, पार्लियामेंट के सेशन में ब्रेक हो जाना, एक सेशन खत्म होता है, दूसरा सेशन स्टार्ट होता है, उनके बीच का जो गैप है उसको हम बोलते हैं रिसेस। ठीक है, तो जो ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ पार्लियामेंट, उस टाइम, इस ब्रेक के टाइम पार्लियामेंट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, पार्लियामेंट अवेलेबल नहीं है। अगर इस टाइम पे रिसेस चल रही है और पार्लियामेंट उस टाइम पे रिसेस पे है, तो क्या होगा, हो सकता है कोई भी अनफोर्सीन सिचुएशन आ जाए, कोई भी अनफोर्सीन सिचुएशन आ सकती है। फ्यूचर का हमें कुछ पता थोड़ी होता है। अगर कोई भी अर्जेंट सिचुएशन आ गई तो उसमें क्या करें हम, क्योंकि पार्लियामेंट लॉ बनाती है, पार्लियामेंट का काम क्या है, वो लॉ बनाना। बट अभी पार्लियामेंट रिसेस में है, तो इसकी पावर जो है प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है, कि वो क्या पास कर देंगे, ऑर्डिनेंस उस टाइम पे। ठीक है, यही होता है ऑर्डिनेंस, जब पार्लियामेंट जो है रिसेस पे है और जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डिनेंस पास कर देंगे, कोई लॉ पास कर देंगे। पर वो लॉ क्या होगा, टेम्परेरी लॉ होगा। आगे पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। These ordinances have the same force and effect as an act of parliament। ये जो लॉ है, पार्लियामेंट नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट ने जो है ऑर्डिनेंस को क्या कर दिया है, प्रोमुलेगेट कर दिया है, जो है डिक्लेयर कर दिया है, अनाउंस कर दिया है। ठीक है, तो इसका जो अफेक्ट होगा वो सेम उसी तरह से होगा जैसे कोई पार्लियामेंट जो है किसी चीज के बारे में लॉ बनाती है, तो वो मेक लॉ और उसका इफेक्ट हमारे जो इंडिया में वो जिस चीज के लिए भी लॉ बनाया उसका इफेक्ट होता है। तो सेम वे में जैसे पार्लियामेंट के लॉज का इफेक्ट होता है हमारे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में, पॉलिटिकल सिस्टम में, वैसे ही इस ऑर्डिनेंस का सेम इफेक्ट होने वाला है। ठीक है, इफेक्ट सेम होगा। ठीक है, प्रेसिडेंट ने किया है या पार्लियामेंट ने किया है, उनका इफेक्ट सेम होगा। बट इसमें फर्क क्या है कि जो ऑर्डिनेंस है वो टेम्परेरी होता है और जो पार्लियामेंट ने जो पास किया होता है, जब पार्लियामेंट रिसेस में नहीं होती, वो परमानेंट होता है। ठीक है, बिल पास होता है, पहले बिल पास होता है, फिर आगे जाके वो एक्ट बनता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, परमानेंट होता है। ऑर्डिनेंस क्या होता है, टेम्परेरी होता है। क्यों टेम्परेरी होता है? क्योंकि ये तब पास किया जाता है जब कोई अनफोर्सीन सिचुएशन आ जाए और पार्लियामेंट रिसेस में हो, तो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो कोई लॉ का मतलब यहाँ उस लॉ को हम क्या कह रहे हैं, ऑर्डिनेंस कह रहे हैं। ठीक है, बट ये बोला ना मैंने, यहाँ पे इसका डिफरेंस क्या है, जो पार्लियामेंट लॉ बनाती है और जो ऑर्डिनेंस जो होता है, बस इतना फर्क होता है कि ये टेम्परेरी लॉ होता है और जो पार्लियामेंट का होता है वो एक परमानेंट लॉ होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब देखो, अगर कोई हमें लॉ बनाना है,
तो बिल टू एक्ट जानने में पूरा उसका पैसेज होता है, ठीक है, जो कि लेजिस्लेशन प्रोसेस होता है बिल का, वो हम पार्लियामेंट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो उसमें क्या होता है, पूरा पैसेज चलता है, लेकिन यहाँ पे तो डायरेक्ट प्रेसिडेंट ने एक्ट को घोषित कर दिया, ठीक है। तो ये भी तो एक लेजिस्लेशन ही है। लेजिस्लेशन इसका मतलब प्रेसिडेंट के हाथ में आ गया, प्रेसिडेंट के हाथ में आ गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये एक इम्पोर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर है। लेजिस्लेटिव होता है कि हम लॉ बना रहे हैं, ठीक है, लॉ को मेक कर रहे हैं। तो ये जो प्रेसिडेंट की पावर है, इसको हम बोलेंगे एक इम्पोर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर है। क्या? ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। आर्टिकल 123 हम पढ़ क्या रहे हैं, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। कितने वर्ड्स है इसमें, 1 2 3। तो आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल कौन सा है, 123। आप कोई भी ट्रिक से याद कर सकते हैं, मैं बस आपको याद करवा रही हूँ, आर्टिकल 123, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इट हैज बीन वेस्टेड इन प्रेसिडेंट टू डील विद अनफोर्सिन और अर्जेंट मैटर। मैंने बताया ना कि पार्लियामेंट रिसेस में है, कोई भी अनफोर्सिन सिचुएशन आ गई या अर्जेंट जो है सिचुएशन आ गई, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, उस टाइम पे प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट रिसेस में है, ठीक है। बट द एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर इज सब्जेक्ट टू फॉलोइंग 4 लिमिटेशन। अब ऐसा नहीं है कि इसकी कोई लिमिटेशन ही नहीं है। ऐसे तो प्रेसिडेंट ऐसे भी बोल सकते हैं कि हाँ मुझे लगा कि अनफोर्सिन सिचुएशन है, हो सकता है वो ना हो, तो इसका गलत फायदा भी तो उठाया जा सकता है ना। तो ताकि गलत फायदा इसका ना उठाया जाए, तो इसमें क्या है, कुछ लिमिटेशंस है। हम उन लिमिटेशंस को पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो लिमिटेशन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लिमिटेशन है President can promulgate an ordinance only when both the houses of parliament are not in session or when either of the two houses of parliament is not in session। पहले मेरे को ये बताओ, पार्लियामेंट दोनों हाउस से मिलकर बनता है, राइट, लोकसभा एंड राज्यसभा। हम क्या बोलेंगे सेशन में, पार्लियामेंट सेशन में बोल रहे हैं हम ये नहीं बोल रहे कि लोकसभा सेशन में, राज्यसभा सेशन में नहीं है। हम बोल रहे हैं कि जब पार्लियामेंट की जब रिसेस है, मतलब अगर एक की भी रिसेस हुई तो इसका मतलब पार्लियामेंट रिसेस में है, ठीक है। या राज्यसभा की, क्यों, क्योंकि बिल पास करने के लिए उसको लॉ बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है दोनों हाउसेस की, ठीक है, दोनों हाउसेस की। पार्लियामेंट चैप्टर में पढ़ेंगे, कुछ बिल ऐसे होते हैं, मनी बिल हो गया जिसमें लोकसभा की पावर ओवरराइड कर देती है राज्यसभा को, बट जो ऑर्डिनरी बिल होते हैं वो दोनों जो है दोनों हाउसेस से मिलकर बनते हैं। उसके बाद देखते हैं कि अगर कोई भी हाउस दोनों में से रिसेस पे हो, और या फिर हम बोल दे वो सेशन में ना हो, इसका मतलब वो ब्रेक पे है, रिसेस में है, और अगर दोनों ही हाउस नॉट इन सेशन, इन दोनों ही कंडीशन में ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट पास कर सकते हैं। लिमिटेशन क्या है, एन ऑर्डिनेंस कैन आल्सो बी इशूड व्हेन ओनली वन हाउस इज इन द सेशन बिकॉज ए लॉ कैन बी पास्ड बाय बोथ। ये सेम चीज बोलिए, ये सेम चीज बोलिए जो मैंने बताई है कि जो ऑर्डिनेंस है वो इशू किया जा सकता है अगर एक हाउस सेशन में हो, मतलब एक हाउस सेशन में है और एक नहीं है, क्योंकि बिकॉज अ लॉ, जो ऑर्डिनरी जो बिल होता है वो दोनों हाउसेस क्या करते हैं, उसको पास करते हैं, कैन बी पास्ड बाय बोथ दी हाउसेस एंड नॉट बाय वन हाउस अलोन। एक हाउस अलोन में नहीं करता है, अकेला वन हाउस जो है बिल को पास करके एक्ट नहीं बना सकता है। एन ऑर्डिनेंस, जो ऑर्डिनेंस होता है मेड व्हेन बोथ द हाउसेस आर इन सेशन इज वॉइड, ठीक है। ऑर्डिनेंस का मेन एम ही क्या होता है, जब पार्लियामेंट रिसेस में होती है तो वो ऑर्डिनेंस पास किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, क्योंकि पार्लियामेंट जो है रिसेस में है। अगर पार्लियामेंट रिसेस में नहीं है तो पार्लियामेंट ही तो लॉ बना सकती है ना, पार्लियामेंट ही तो लॉ बनाती है। अगर पार्लियामेंट सेशन में है तो कोई मतलब ही नहीं है ना ऑर्डिनेंस पास करने का, कोई मतलब नहीं ऑर्डिनेंस पास करने का। तो यही बोल रहे हैं, अगर आपने ऑर्डिनेंस को पास किया, क्यों, क्योंकि ये लिमिटेशन है, ठीक है, क्योंकि ऑर्डिनेंस पास ही तब होता है जब पार्लियामेंट रिसेस में होता है। अगर आपने सेशन के टाइम पे ऑर्डिनेंस पास कर दिया, इसका मतलब ये है
कि आप लेजिस्लेशन जो प्रोसेस है बिल टू एक्ट बनने का, उसको आप ओवरराइड कर रहे हो और डायरेक्ट ऑर्डिनेंस से आप एक एक्ट पास कर रहे हो इंडिया में, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो एन ऑर्डिनेंस मेड व्हेन बोथ द हाउसेज आर इन सेशन इट इज वॉइड। वॉइड का मतलब होता है खत्म हो जाना, वो मान्य नहीं होगा, ठीक है। अगर दोनों हाउस सेशन में हो फिर हमने ऑर्डिनेंस पास कर दिया तो वो वॉइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो मान्य नहीं है। इसका मतलब क्या है, thus the power of the president to legislate by ordinance is not parallel power of legislation। पैरेलल पावर ऑफ लेजिस्लेशन नहीं बोल सकते हम ऑर्डिनेंस को। क्यों नहीं बोल सकते? बिकॉज जो ऑर्डिनेंस होता है, जो ऑर्डिनेंस होता है वो होता है टेम्परेरी पीरियड के लिए, ठीक है, क्योंकि पार्लियामेंट रिसेस में है, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि अगर आप उसको परमानेंट बनाना है तो जब सेशन में आएगी पार्लियामेंट दोबारा से, तो 6 वीक्स के अंदर, 6 वीक्स के अंदर वो आपको अप्रूव करवाना पड़ेगा। जैसे बिल पास होता है वैसे ही जो है दोनों हाउसेस को क्या करना पड़ेगा, उस बिल को पास करना पड़ेगा, तब जाके वो परमानेंट बनता है। वरना ऑर्डिनेंस क्या होता है, टेम्परेरी होता है। और जो लेजिस्लेशन प्रोसेस के हिसाब से कोई भी बिल है, कोई भी बिल है, उसमें क्या होता है, वो जो बिल होता है वो परमानेंट होता है। तो इसकी जो ड्यूरेशन है वो टेम्परेरी है, इसकी जो ड्यूरेशन है वो परमानेंट है। तो ये दोनों पैरेलल तो नहीं हो सकते, सेम तो नहीं हो सकते एक दूसरे के, दोनों अलग अलग हैं। यही बात बोली है, क्योंकि ये टेम्परेरी है, क्योंकि ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट है, तो दोनों सेम नहीं हो सकते। और ऑर्डिनेंस की दूसरी चीज क्यों बोले इन्होंने पैरेलल नहीं है? पैरेलल इसलिए नहीं है दूसरी चीज, क्योंकि अगर सेशन में है तो, अगर सेशन में है पार्लियामेंट तो ऑर्डिनेंस पास नहीं होगा, लेकिन जब यहाँ पे सेशन में है तो ही तो ऑर्डिनेंस पास होगा ना। तो ये पैरेलल नहीं है आपस में, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। Thus the power of the president to legislate by ordinance is not a parallel power of legislation। आपको समझ में आ गया? जो पावर है प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस की, वो जो है लेजिस्लेशन पावर है वो पैरेलल नहीं है लेजिस्लेशन पावर के, ठीक है। जो ऑर्डिनेंस पावर है लेजिस्लेट करने की प्रेसिडेंट के पास, वो पैरेलल नहीं है, सेम नहीं है। किसके सेम नहीं है? जो पार्लियामेंट का जो लेजिस्लेशन प्रोसेस है ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, टू पास द बिल, to pass the bill, to make that act, to make that bill to the act, ठीक है। सेकंड लिमिटेशन पढ़ते हैं हम। प्रेसिडेंट कैन मेक एन ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड that the circumstances exist that render is necessary for president to take immediate action। ऑर्डिनेंस तभी पास हो सकता है जब कोई सर्कमस्टांसेस, कोई सिचुएशन ऐसी एग्जिस्ट करती हो कि उसमें जरूरी हो जाता है कि इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा। और पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, तो इमीडिएट एक्शन कौन लेगा उस टाइम पे? तो इसीलिए ऑर्डिनेंस जो है वो पास करते हैं प्रेसिडेंट। तो जब तक ये जो सर्कमस्टांसेस है, ये जो सिचुएशन नहीं आ जाती और इस सिचुएशन से प्रेसिडेंट सेटिस्फाई नहीं हो जाते, तब तक वो ऑर्डिनेंस पास ना करें। जब वो सेटिस्फाई हो तब ही प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास करे, यही लिमिटेशन है इस पावर की प्रेसिडेंट के पास। अब इसका एक जीता जाता एग्जांपल हमारे इंडिया में है, ठीक है, क्योंकि ये हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ रहे हैं, तो हमारे प्रेसिडेंट के पास जो ये पावर है उसका एक जो है एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, एक केस दिया है इस चीज से रिलेटेड, जो है कूपर केस, जो कि 1970 में, देख रहे हो, कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है 1970 में, जिसमें होता क्या है, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रेसिडेंट सेटिस्फैक्शन कैन बी क्वेश्चन इन अ कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ मेलाफाइड। मेलाफाइड क्या होता है? मेलाफाइड होता है, मेलाफाइड होता है wrongful इंटेंट। आपकी जो इंटेंशन है ऑर्डिनेंस पास करने की वो रॉन्ग है, ठीक है, ऑफन इन अ क्लेवर वे, या फिर कोई कोई क्लेवरिटी मतलब चालाकी से आपने वो चीज की है, वहां पे उस चीज की जरूरत नहीं थी। तो इस बेस पे कि आपका इंटेंशन ठीक नहीं है और आपने किसी भी सिचुएशन को बोल दिया कि उसमें इमीडिएट एक्शन चाहिए और ऑर्डिनेंस पास कर दिया, तो इस चीज को हम बोलेंगे कि ग्राउंड ऑफ मेलाफाइड। तो कोर्ट क्या कह रही है, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है हमारी, वो कह रही है कि आपका जो ये ऑर्डिनेंस पावर है, जो आपने ऑर्डिनेंस जो है इसको प्रोमलगेट किया है, डिक्लेयर किया है, अनाउंस किया है, ये
जो है इस क्वेश्चन पे कि वो मेलिफाइड है, इस क्वेश्चन पे क्या हो सकती है, उसको हम क्वेश्चन कर सकते हैं. वी कैन क्वेश्चन ऑन देम, why it is so, why is it so. So this means that the decision of the president to issue ordinance can be questioned in a court on the ground that the president has prorogued one house or both house of parliament deliberately with a view to promulgate. मैं बताती हूँ. जैसे मैंने बताया कि रिसेस होता है तब होता है, ठीक है. ऑर्डिनेंस पास कब होता है, रिसेस जब होती है तब ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं. रिसेस कब होती है, रिसेस कब होती है, मैंने बताया 2 सेशन के बीच में. एक सेशन खत्म कब होता है, एक सेशन खत्म होता है प्रोरोगेशन के टाइम पे. प्रोरोगेशन किस चीज को बोलते हैं, प्रोरोगेशन हम बोलते हैं कि मान लो हमारा बजट सेशन चल रहा है, या मान लो हमारा मॉनसून सेशन चल रहा है, ठीक है, जो कि है जुलाई टू सितंबर, ठीक है. मॉनसून सेशन चल रहा है. अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि हमारा जो बिजनेस है वो कंप्लीट हो चुका है, बिजनेस हमारा कंप्लीट हो चुका है. तो क्या होगा, इसमें होता है कि जो प्रेसिडेंट है वो नोटिस करते हैं कि दैट सेशन business is completed, now this session is discontinued and next session will be reassemble again. ठीक है. फिर जो नया जो सेशन आएगा वो कौन सा होगा, वो होगा विंटर सेशन, ठीक है. अब जब तक प्रेसिडेंट प्रोरोगेशन नहीं कर देते थे तो क्या तो हम ऑर्डिनेंस पास नहीं कर सकते क्योंकि रिसेस ही नहीं हुई. प्रोरोगेशन का मतलब होता है कि वो सेशन खत्म हो चुका है और अब पार्लियामेंट जो है ब्रेक पे जाने वाला है, ठीक है. अब क्या है, और ये प्रोरोगेशन है ना, और भी जैसे इसमें कई वर्ड्स होते हैं, एडजॉर्नमेंट साइन डाई, जिसमें हम टाइम लिमिट को नहीं बताते हैं. पूरा उसको डिटेल में कवर करेंगे, यहाँ पे जो जरूरी है बस वो बता रही हूँ मैं, ठीक है. तो जो रिसेस है उसको, रिसेस को डेलिब्रेटली वो करवाते हैं, ठीक है. प्रोरोगेशन डेलिब्रेटली करते हैं, उसकी वजह से रिसेस होती है ताकि वो ऑर्डिनेंस को पास कर सके, ठीक है. तो ये हुआ था कूपर केस में, ठीक है. ये देखो एक सेकंड, हाँ. तो ये हुआ था कूपर केस में 1970 में, 1970 में ये हुआ था, ठीक है. इसमें क्या हुआ था कि जो प्रेसिडेंट है, क्वेश्चन किया गया था कोर्ट में ऑन द ग्राउंड कि जो प्रेसिडेंट है वो प्रोरोग्यू कर सकते हैं हाउस को, क्योंकि उनके पास ये पावर होती है कि वो इवन वाइल इन सेशन चल रहा है उसके बीच में भी प्रोरोगेशन कर देते हैं, क्योंकि प्रोरोगेशन बोलता है कि जब बिजनेस कंप्लीट हो जाएगा हाउस का, पार्लियामेंट का, तो वो अब ब्रेक पे जाने वाली है, ठीक है. तो प्रेसिडेंट हैज प्रोरोग्यू वन हाउस और बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट डेलिब्रेटली, ठीक है. तो डेलिब्रेटली वो ऐसा करते हैं, ठीक है, विद व्यू मतलब अपनी मनमर्जी से, ठीक है, कि डेलिब्रेटली उन्होंने क्या कर दिया, प्रोरोग्यू कर दिया. उसके बाद क्या होगा, विद व्यू टू प्रोमुलगेट एन ऑर्डिनेंस, किस लिए किया है, ताकि वो ऑर्डिनेंस को पास कर सके ऑन अ कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट, और किसी ऐसे सब्जेक्ट पे जिसमें कंट्री में, नेशन में या किसी स्टेट में कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट चल रहा है, किसी भी कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है वो, ठीक है. सो एज टू बाईपास द पार्लियामेंट्री डिसीजन, बाईपास का मतलब यहाँ पे क्या है, बाईपास का मतलब यहाँ पे है कि जो एक्ट है, जो प्रेसिडेंट अवॉइड कर रहे हैं लेजिस्लेशन प्रोसीजर को, बाईपास कर रहे हैं, मतलब कोई भी बिल एक्ट तब बन सकता है, पूरे लेजिस्लेशन प्रोसेस हो, दोनों हाउस से क्या हो, मेजोरिटी से जब पास होता है तो बिल जाके एक्ट बनता है. तो ये पूरा लेजिस्लेशन प्रोसेस है, पर ये हुआ नहीं, ठीक है, और सीधा डायरेक्ट ऑर्डिनेंस पास कर दिया. तो ऑर्डिनेंस एक्ट ही होता है, बेशक वो टेम्परेरी हो, ठीक है. तो इस प्रोसेस को बाईपास करने के लिए, इग्नोर करने के लिए, अवॉइड करने के लिए सीधा ऑर्डिनेंस पास करना, ठीक है. सो एज टू बाईपास द पार्लियामेंट्री डिसीजन एंड देयर बाय सर्कमवेंटिंग का भी सेम मतलब होता है कि आपने डिसऑनेस्ट वे से, सर्कमवेंटिंग का मतलब होता है आपने डिसऑनेस्ट वे से, यू आर नॉट ऑनेस्ट, आपने डिसऑनेस्ट वे से
हमारा जो लेजिस्लेशन प्रोसेस है पार्लियामेंट का वो इग्नोर किया है, अवॉइड किया है, ठीक है। उसके बाद द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, किसको किया है? पार्लियामेंट के लेजिस्लेशन पावर को बाईपास किया है प्रेसिडेंट ने, क्या करने के लिए? ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट करने के लिए। और उसके लिए उन्होंने डेलिब्रेटली क्या किया है? हाउस को प्रोरोग्यू किया है, रिसेस पे भेज दिया है, जो है इसको पार्लियामेंट को। अब क्या होता है, अब क्या होता है कि 38th कॉन्स्टिट्यूशन, अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला 1970 में कूपर केस में, इट कैन बी क्वेश्चन, ओके, योर ऑर्डिनेंस पावर, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पावर कैन बी क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ मैलिफाइड, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या करती है? 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाती है 1975 में। 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाती है 1975 में, जिसमें बोलते हैं कि जो प्रेसिडेंट सेटिस्फेक्शन जो है वो फाइनल होगी और कंक्लूसिव एंड बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। जुडिशरी कह रही है हम उसको क्वेश्चन कर सकते हैं अगर वो ऑन द ग्राउंड ऑफ मैलिफाइड, अगर वो डिसऑनेस्ट है, अगर वो डेलिब्रेटली किया गया है हाउस को प्रोरोग्यू। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोलती है कि मतलब इट्स लाइक अ फाइट बिटवीन जुडिशरी वर्सेस गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कह रही है आपने ऑर्डिनेंस करने के लिए, ऑर्डिनेंस को प्रोरोग्यू आपने किया डेलिब्रेटली ऑर्डिनेंस को अनाउंस करने के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट कह रही है मैंने 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ला दिया 1975 में, तो आप इस चीज को जुडिशियल रिव्यू में नहीं रख सकते, मतलब आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशरी इसमें इंटरवीन ही नहीं कर सकती। जुडिशरी कैन नॉट इंटरवीन इट। 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये बोलता है। उसके बाद क्या होता है, नई सरकार आती है, बट दिस प्रोविजन, आप देख लीजिएगा कौन सी सरकार है कौन सी नहीं थी उस टाइम पे, ठीक है। बट द प्रोविजन, इसमें जो बुक में बताया गया, मैं आपको कंप्लीट बता रही हूँ कि 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975, उसमें ये बोला गया कि वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर है। लेकिन जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1978, वो क्या कहता है कि जो प्रेसिडेंट सेटिस्फेक्शन इज जस्टिसेबल ऑन द ग्राउंड ऑफ मैलिफाइड। अब जो है पहले वर्सेस था 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, अब गवर्नमेंट हाथ मिला लेती है जुडिशरी से कि हाँ आप ठीक कह रहे हो, ये जुडिशियल रिव्यू के अंदर आएगा। नाउ इट इज ऑन जुडिशियल रिव्यू ऑन द ग्राउंड ऑफ मैलिफाइड, ठीक है। तो ये था 38th एंड 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये याद रखना। तो ऐसा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। थर्ड जो लिमिटेशन है, फर्स्ट लिमिटेशन हमारी होगी कि जब रिसेस में होंगे तभी आप ऑर्डिनेंस को कर सकते हैं, सेशन के दौरान आप नहीं कर सकते। और वो पावर लेजिस्लेशन पार्लियामेंट के पैरेलल नहीं होती। जो ऑर्डिनेंस जो आप प्रोमलगेट करते हैं, वो जो पावर है प्रेसिडेंट के, वो पार्लियामेंट लेजिस्लेशन पावर के पैरेलल नहीं होती। दूसरा हमने देखा कि जो क्वेश्चन किया जा सकता है प्रेसिडेंट के जो पावर है ऑर्डिनेंस की, उसको जुडिशियल रिव्यू के अंडर में रखा जा सकता है। और कंक्लूजन यही कहता है आज के टाइम पे, अगर आप बोल लें कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पावर ऑन द ग्राउंड ऑफ मैलिफाइड कैन बी क्वेश्चन अंडर ए जुडिशियल रिव्यू, द आंसर इज यस, हम कर सकते हैं, क्वेश्चन उठा सकते हैं, ठीक है। थर्ड है प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज कोएक्सटेंसिव। कोएक्सटेंसिव का मतलब होता है पावर विच हैव सेम एक्सटेंट और सेम स्कोप, मतलब रिगार्ड्स ऑल मैटर एक्सेप्ट ड्यूरेशन। मैंने आपको बताया कि ऑर्डिनेंस और लेजिस्लेशन दोनों का जो अफेक्ट है, स्कोप है, वो सेम होता है। दोनों ही लॉज होते हैं और सेम स्कोप में होते हैं, ठीक है। कि लॉ बना है तो उसका इफेक्ट आगे जाके क्या होने वाला है, तो वैसे ही सेम ऑर्डिनेंस का भी होगा।
बट इनमें इनमें डिफरेंस कहा जाता है ड्यूरेशन का डिफरेंस आ जाता है, ये टेम्परेरी और ये परमानेंट है। तो बस ये कह रहे हैं, थर्ड लिमिटेशन इसकी यही है ड्यूरेशन की। तो हिज ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज को एक्सटेंसिव का मतलब है सेम सेम सेम, ठीक है। क्या सेम सेम? जो पार्लियामेंट की लॉज होते हैं, एंड जो ऑर्डिनेंस जो है पास किया गया बाय प्रेसिडेंट, तो वो को एक्सटेंसिव है, सेम है एज रिगार्ड ऑल मैटर एक्सेप्ट ड्यूरेशन। ऑल मैटर की मतलब सेम स्कोप है, सेम अफेक्ट है, लेकिन ड्यूरेशन को हम हटा दें। एक चीज की एक्सेप्शन है यहाँ पर ड्यूरेशन की, कि वो टेम्परेरी लो है, लेजिस्लेशन का परमानेंट लो है, विद द लॉ मेकिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। ये मैं बता चुकी हूँ। दिस हैज टू इम्प्लीकेशन, यही कह रहा है ना कि हिज ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज को एक्सटेंसिव एज ऑल रिगार्ड्स ऑल द मैटर ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, एक्सेप्ट ड्यूरेशन विद द लॉ मेकिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट। बस यही कह रहे हैं। इसके दो इम्प्लीकेशन है, मतलब इसके दो अफेक्ट होंगे। क्या अफेक्ट होंगे? कि ये जो ऑर्डिनेंस है कैन बी इशूड ओनली दो सब्जेक्ट ऑन विच पार्लियामेंट कैन मेक लॉज, है ना, कि पार्लियामेंट जिन इश्यूज पे लॉज बना सकती है, ऑर्डिनेंस भी सिर्फ उन्हीं पे लॉज बना सकता है, ठीक है। तो पार्लियामेंट के पास जो पावर है लॉज बनाने की, वही सेम पावर ऑर्डिनेंस के टाइम होंगी, उससे ज्यादा नहीं होंगी, ठीक है। An ordinance is subject to the same constitutional limitation as an act of parliament। अगर पार्लियामेंट के एक्ट पे, पार्लियामेंट कोई एक्ट बनाती है, उस पे जो भी लिमिटेशंस हैं वो सेम लिमिटेशन ऑर्डिनेंस पे भी होंगी। क्या कह रहा है? ये है ऑर्डिनेंस, ये है पार्लियामेंट्री एक्ट। इसकी जो लिमिटेशंस हैं वो ऑर्डिनेंस की भी लिमिटेशंस होंगी, ऐसा बोल रहा है ये, ठीक है। उसके बाद और दूसरा क्या बोला कि सब्जेक्ट भी दोनों के सेम होंगे, ठीक है, बट डिफरेंस क्या होगा, ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट है। नेक्स्ट करते हैं, हेंस एन ऑर्डिनेंस कैन नॉट एम्ब्रीज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ऑर्डिनेंस जो है, ऑर्डिनेंस जो पावर है, आपने ये देखा होगा कि पार्लियामेंट का, इन्होंने ये बताया ना कि लिमिटेशंस है, वो इनकी भी लिमिटेशंस है, तो पार्लियामेंट एक्ट की भी ये लिमिटेशंस है कि वो फंडामेंटल राइट्स को एम्ब्रीज नहीं कर सकते, मतलब फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो सेम ऑर्डिनेंस भी नहीं कर सकते, ऑर्डिनेंस भी नहीं कर सकते। तो जो ऑर्डिनेंस है, ordinance every ordinance issued by the president during the recess of parliament must be laid before, एक सेकंड ना, सेकंड क्या थी ये पढ़ रहे थे ना, हाँ, is subject to the same constitutional limitation as an act of parliament, hence उसी के हिसाब से, क्योंकि ये लिमिटेशन है पार्लियामेंट एक्ट की भी कि वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते, वैसे ही ऑर्डिनेंस कैन नॉट एम्ब्रिज और वायलेट, एम्ब्रिज का मतलब होता है वायलेट नहीं कर सकते, ठीक है, वायलेट नहीं कर सकते और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजंस ऑफ इंडिया, ओके। फोर्थ लिमिटेशंस देखते हैं, every ordinance issued by president during the recess must be laid before both the houses of the parliament when it reassemble। एक सेकंड, मैं इसको इरेज कर लेती हूँ। बस हो गया, जस्ट अ सेकंड, हो गया। आई होप आपने राइट डाउन कर लिया होगा वो सब, है ना, वरना बैक करके वीडियो आप वापस देख सकते हैं। ओके, क्या बोल रहे हैं, एक सेकंड ना, हाँ, ओके। एवरी ऑर्डिनेंस issued by the president during the recess of the parliament must be laid before both the houses।
अब जैसे मैंने आपको बताया कि जून में रिसेस चल रही है, ठीक है, मई में बजट सेशन खत्म हुआ है, जुलाई में मॉनसून सेशन स्टार्ट होने वाला है। अब जून में रिसेस चल रही है, ठीक है। अब ऑर्डिनेंस हमने इस टाइम पे पास कर दिया, ऑर्डिनेंस हमने पास कर दिया। अब जुलाई में सेशन में पार्लियामेंट आ गई, ठीक है, सेशन में पार्लियामेंट आ गई। उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद हो सकता है कि अब ये जो ऑर्डिनेंस पास किया है पार्लियामेंट सेशन में, तो इस ऑर्डिनेंस को पेश किया जाए पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाए, ठीक है। इफ द ऑर्डिनेंस इज अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस इट बिकेम एन एक्ट। अगर इसको अप्रूव कर दें पार्लियामेंट, तो ये क्या ऑर्डिनेंस क्या बन जाएगा, एक परमानेंट एक्ट बन जाएगा, जो कि पार्लियामेंट के हिसाब से, जब हम लेजिस्लेशन के हिसाब से करते हैं वही बन जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर नहीं किया तो वो ऑर्डिनेंस रद्द हो जाएगा। नाउ ऑर्डिनेंस हैव नो वैल्यू इफ पार्लियामेंट टेक्स नो एक्शन। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इफ पार्लियामेंट टेक नो एक्शन एट ऑल, कोई एक्शन नहीं लेती है, द ऑर्डिनेंस सीज, स्टॉप कर देगा, एंड हो जाएगा, टू ऑपरेट ऑन द एक्सपायरी ऑफ 6 वीक्स फ्रॉम द रीअसेंबली ऑफ द पार्लियामेंट। जुलाई को मैंने बताया आपको रीअसेंबल हो रहा है जैसे सेशन, तो 6 वीक्स तक, उसके बाद जब भी सेशन हो रहा है जुलाई में, तो 6 वीक्स तक वो ऑर्डिनेंस चल सकता है। उसके बाद उसकी लाइफ अपने आप ही खत्म हो जाएगी अगर पार्लियामेंट ने उसको अप्रूव नहीं किया, उसको एक्ट नहीं बनाया तो। द ऑर्डिनेंस में ऑल्सो सीज टू ऑपरेट इवन अर्लियर देन द प्रिस्क्राइब्ड 6 वीक्स। ऐसा नहीं है कि 6 वीक्स से पहले इसको हम खत्म नहीं कर सकते ऑर्डिनेंस को रीअसेंबली के बाद, ऐसा भी नहीं है। अगर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट पास रिजोल्यूशन डिसअप्रूविंग इट, ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि द ऑर्डिनेंस में ऑल्सो सीज टू ऑपरेट, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि 6 वीक्स के पहले, इससे पहले भी जो है ऑर्डिनेंस खत्म हो सकता है। कब खत्म हो सकता है, अगर दोनों हाउस लोकसभा एंड राज्यसभा डिसअप्रूव कर दें इस ऑर्डिनेंस को, तो क्या होगा, ऑर्डिनेंस तब भी खत्म हो जाएगा। 6 वीक्स तक अगर कोई एक्शन नहीं लिया तो 6 वीक्स के बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर पार्लियामेंट ने एक्शन ले लिया तो 6 वीक्स के पहले खत्म हो जाएगा। पार्लियामेंट के ऊपर डिपेंड करता है ये, है ना। इफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर समन्ड टू रीअसेंबल ऑन डिफरेंट डेट्स, होता क्या है, मान लो लोकसभा ने रीअसेंबल किया 1 जुलाई को, पर राज्यसभा ने रीअसेंबल किया 6 जुलाई को, तो होगा क्या, ऑर्डिनेंस, अब लोकसभा ओनली सेशन में आई है, राज्यसभा तो आई नहीं है 1 जुलाई को, तो होगा क्या, अब इसके 6 वीक्स चुनेंगे हम, इसके बाद के, या फिर इसके बाद के 6 वीक्स चुनेंगे हम 6 वीक्स चुनेंगे 6 जुलाई के। जो बाद में जो हाउस बैठता है, कोई भी हाउस बैठता है, लोकसभा या राज्यसभा, जैसे इस सिचुएशन में जो मैंने एग्जांपल लिया उसमें राज्यसभा बाद में जो है सेशन में बैठे हैं, सम्मन हुए हैं रीअसेंबली करने के लिए, सम्मन होता है आना, ठीक है, आते हैं हाउस में, तो उस दिन क्या है, उस दिन से 6 वीक्स स्टार्ट होंगे। 6 जुलाई से आगे आगे तक के 6 वीक्स को देखा जाएगा, ठीक है। अब क्या है, रीअसेंबल ऑन डिफरेंट डेट्स, द पीरियड ऑफ 6 वीक्स इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द लेटर ऑफ दोज डेट्स। लेटर ऑफ द डेट्स का क्या मतलब है, वही कि राज्यसभा 6 वीक पे जो भी लेटर, जो भी हाउस बाद में बैठेगा, वहां से कैलकुलेट किए जाएंगे 6 वीक्स ऑफ दोज डेट्स, उस डेट के बाद, ठीक है। जो जिस भी डेट पर जो है कोई भी हाउस जो है बाद में बैठता है, तो वहां से 6 वीक्स स्टार्ट करेंगे।
This means that the maximum life of an ordinance can be 6 months and 6 weeks. आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था कि रिसेस के बीच में जो मैक्सिमम लिमिट है, रिसेस की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 6 मंथ्स है। मान लो मई को खत्म हुआ तो 6 महीने तक ही रिसेस में रह सकता है कोई भी हाउस या पार्लियामेंट। उसके बाद कंपल्सरी होता है कि वो उनको समन होना पड़ेगा, असेंबल होना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा पार्लियामेंट में, ठीक है, अपने अपने हाउस में। ये दोनों हाउस पे लागू होती है बात, 6 मंथ से ज्यादा रिसेस नहीं हो सकती, ठीक है। अब देखते हैं इन केस ऑफ, तो अब 6 मंथ तक जो है लास्ट है, उसके बाद तो होगा ही। तो 6 मंथ में जब भी वो बैठेंगे जिस भी डेट पे, ठीक है, तो 6 वीक्स उसके आगे लगा लीजिए, क्योंकि 6 वीक्स जो है वो है अप्रूव करने की ऑर्डिनेंस को। तो इससे ज्यादा जो है कोई भी ऑर्डिनेंस नहीं चल सकता, ठीक है, ऑर्डिनेंस वॉइड हो जाएगा। अगर इससे ज्यादा चलाना है तो पहले उसे एक्ट बनाना पड़ेगा, अप्रूव करना पड़ेगा बाय पार्लियामेंट, ठीक है। तो 6 वीक्स और 6 मंथ 6 वीक्स से ज्यादा का टाइम नहीं होता है, ठीक है। दिस मीन्स दैट द मैक्सिमम लाइफ ऑन एन ऑर्डिनेंस कैन बी 6 मंथ एंड 6 वीक्स। उसके बाद तो अगर ऑर्डिनेंस बन जाता है उसके बाद तो फिर तो वो एक्ट ही हो गया ना, और अगर एक्ट हो गया तो ऑर्डिनेंस तब भी नहीं रहेगा, और ऑर्डिनेंस तब भी नहीं रहेगा अगर पास नहीं किया। दोनों ही केस में ऑर्डिनेंस नहीं रहेगा। अगर पास कर दिया तो एक्ट बन जाएगा, अगर पास नहीं किया तो वो ऑर्डिनेंस वॉइड हो जाएगा। ऑर्डिनेंस को वॉइड होना ही है, ठीक है, किसके 6 मंथ और 6 वीक्स के अंदर। इन केस ऑफ non approval by parliament, 6 months being the maximum gap between the two session of parliament, जो मैंने आपको बता दिया कि 6 मंथ का जो है मैक्सिमम गैप होता है दो सेशन में पार्लियामेंट के उसमें अंदर, ठीक है। इफ एनी ऑर्डिनेंस इज अलाउड टू लैप्स without being placed before parliament, then the act done and completed under it before it ceases to operate remain fully valid and effective। क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई ऑर्डिनेंस लैप्स हो जाता है, फिनिश हो जाता है, इज अलाउड टू फिनिश, हम उसे फिनिश कर सकते हैं, ठीक है, मतलब अब वो नहीं है यहाँ पे, ठीक है, वो लैप्स हो गया, स्टॉप हो गया, ठीक है। इफ एन ऑर्डिनेंस इज अलाउड टू लैप्स, उसको स्टॉप करने का, अगर ऑर्डिनेंस को स्टॉप करना है विदाउट बीइंग प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट, बिफोर पार्लियामेंट अगर उसको कह रहे हैं कि ऑर्डिनेंस, अगर मान लो जैसे जुलाई में पार्लियामेंट रीअसेंबल हुई है, क्या इससे पहले ऑर्डिनेंस खत्म हो सकता है? हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये अलाउड है, ये करना अलाउड है, ठीक है। ऑर्डिनेंस इससे पहले भी खत्म हो सकता है, या 6 वीक्स के अंदर अगर डिसअप्रूव कर दे तो भी हो सकता है, और उससे पहले भी हो सकता है, दोनों टाइम पे हो सकता है। ऐसे बोल रहे हैं कि इफ एन ऑर्डिनेंस इज अलाउड to lapse without being placed before the parliament, then the act done and completed under it before it ceases to operate, क्या कह रहे हैं कि ऑर्डिनेंस से पहले, ऑर्डिनेंस को खत्म करने से पहले, वो जिस काम के लिए बनाया गया था और जो भी उसके अंडर एक्ट हुए हैं, तो वो क्या होंगे? वैलिड होंगे, उसको हम इनवैलिड नहीं ठहरा सकते, ठीक है, और वो अफेक्टिव माने जाएंगे, अफेक्टिव और वैलिड माने जाएंगे। यही कह रहा है कि इफ एन ऑर्डिनेंस इज अलाउड टू लैप्स विदाउट बीइंग प्लेस्ड बिफोर पार्लियामेंट, देन द एक्ट डन एंड कंप्लीटेड अंडर इट, जो भी एक्ट उसके अंडर में हुए हैं उसके लैप्स होने से पहले बिफोर इट सीजेस, उसके लैप्स होने से पहले सीजेस मतलब भी स्टॉप होता है, खत्म हो जाना, ठीक है, टू ऑपरेट, बिफोर इट सीजेस टू ऑपरेट, उसके ऑपरेट से खत्म होने से पहले, बिफोर इट सीजेस टू ऑपरेट रिमेन फुली वैलिड एंड अफेक्टिव, वो अफेक्टिव रहेंगे, ठीक है। तो ये था। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बिफोर इट।
आई होप आप लोगों को समझ तो आ गया होगा ना, या फिर मैं दोबारा एक जस्ट अ सेकंड, ओके। हाँ, ओके। द प्रेसिडेंट द प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो विदड्रॉ एन ऑर्डिनेंस एट एनी टाइम। ठीक है, जो प्रेसिडेंट है वो इस ऑर्डिनेंस को किसी भी टाइम रिमूव कर सकते हैं, किसी भी टाइम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, उनके पास ये पावर होती है। हाउएवर हिज और हर पावर ऑफ ऑर्डिनेंस मेकिंग इज नॉट डिस्क्रिशनरी पावर। ये जो पावर है वो डिस्क्रिशनरी नहीं है, मतलब उनके अकेले की पावर नहीं है, उनको किसी की एड एंड एडवाइस पे काम करना है। अब मैं बताती हूँ आपको, दो आर्टिकल बताती हूँ मैं आपको, दो आर्टिकल बताती हूँ मैं आपको। एक है आर्टिकल 53, उसमें क्या बताया गया है, ऑल एग्जीक्यूटिव फंक्शंस carried on the name of president, बट साथ ही इसके साथ में ही करेंगे आर्टिकल 74। इसमें क्या बताया गया है कि प्रेसिडेंट हैव एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो कि लीड की जाती है बाय प्राइम मिनिस्टर। ओके, एड एंड एडवाइस किया जाता है सीओएम के द्वारा प्रेसिडेंट को, बिकॉज इट्स अ ड्यूटी ऑफ एज द सीओएम ड्यूटी। ये सीओएम की ड्यूटी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, कि वो प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करें। अब कॉन्स्टिट्यूशन में ये नोट बाइंडिंग थी कि एड एंड एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की माननी है या नहीं माननी, बाइंडिंग नहीं थी एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1976 में, जो क्या कर देता है इसको बाइंडिंग, कि एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज बाइंडिंग। उसके बाद आया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि आया, उसने बताया कि प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो रिटर्न एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बट दुख की बात यह है कि बट ओनली वंस, एक ही बार वो उसे एड एंड एडवाइस को रिटर्न कर सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को दोबारा रिकंसिडर के लिए। लेकिन अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने उनको दोबारा वो एड एंड एडवाइस दी तो उनको माननी पड़ेगी, उसके बाद वो बाइंडिंग है। लेकिन यहाँ पे तो टोटल ही बाइंडिंग कर दिया था, कोई रिटर्न नहीं है। तो ये है आर्टिकल 53 और आर्टिकल 74। आगे चलते हैं। एन ऑर्डिनेंस, कहाँ थे हम, यहाँ थे। हाउएवर president power of ordinance making is not discretionary. Why it is not discretionary? Why it is not discretionary? Because president do action on the aid and advice of whom council of ministers, and president can promulgate, डिक्लेयर कर सकते हैं कोई भी ऑर्डिनेंस, और विदड्रॉ कर सकते हैं एन ऑर्डिनेंस ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, ये पावर है उनके पास, लेकिन ओनली वो क्या कर सकते हैं, ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि वो प्रोमोलगेट एंड विदड्रॉ ये चीज कर सकते हैं बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। Why is it so? Because president is a nominal executive। जिन्होंने भी पहले लेक्चर्स नहीं देखे हो जाके पहले लेक्चर्स को देखें। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। एन ऑर्डिनेंस लाइक एनी अदर लेजिस्लेशन कैन बी रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है, कि मींस रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है, जस्ट अ सेकेंड, ओके।
ओके, रेट्रोस्पेक्टिव होता है means ordinance can applied to events, actions और situations, किन इवेंट्स पे, किन एक्शन पे, that occurred before the ordinance way actually promulgated or enact. This allows to address situations or address past events. इसका मतलब क्या है कि ऑर्डिनेंस पास्ट के इवेंट्स, पास्ट के एक्शन और पास्ट की कोई भी सिचुएशन पर जो अक्कर हुई है ऑर्डिनेंस से पहले, पास्ट का मतलब क्या है कि आज मान लो ऑर्डिनेंस पास किया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा, इससे पहले के अगर कोई भी इवेंट्स थे तो उनको ऑर्डिनेंस की जो पावर है वो अलाउ करती है कि इन इवेंट्स को हम एड्रेस कर सकें, देख सकें। ठीक है, अब क्या आता है, तो रेट्रोस्पेक्टिव है ऑर्डिनेंस की जो पावर है। ऑर्डिनेंस लाइक एनी अदर लेजिस्लेशन कैन बी रेट्रोस्पेक्टिव, जैसे पार्लियामेंट के अदर लेजिस्लेशन कोई भी लॉज होते हैं वो भी रेट्रोस्पेक्टिव होते हैं, तो उसी तरह से ऑर्डिनेंस भी रेट्रोस्पेक्टिव है। ठीक है, दैट इज इट मे कम इनटू फोर्स फ्रॉम अ बैक डेट। फोर्स फ्रॉम बैक डेट का मतलब है कि इवेंट्स हुए थे पिछले, ऑर्डिनेंस पास हुआ है आज, लेकिन हम उस ऑर्डिनेंस से पिछले इवेंट्स को हम एड्रेस कर सकते हैं, पिछले कोई भी इवेंट्स या सिचुएशन को। इट में मॉडिफाई, चेंज कर सकते हैं, रिपील खत्म कर सकते हैं, एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और अनदर ऑर्डिनेंस। इससे क्या कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस से हम कोई भी लॉ या एक्ट पार्लियामेंट का खत्म कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वही है ना, कोई अनफोर्सीन सिचुएशन आ गई है। अब उस टाइम पे जो पार्लियामेंट ने ऑलरेडी या लॉ या एक्ट बना रखे, अगर हमें उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कोई भी चेंज लाना है, अगर उन्हें खत्म करना है, तो हम वो उस टाइम पे कर सकते हैं। या पिछला कोई भी ऑर्डिनेंस चल रहा है तो उसको भी हम खत्म या चेंज कर सकते हैं, ऐसा। इट कैन अल्टर और अमेंड अ टैक्स लॉ ऑल्सो, कोई भी अगर टैक्स लॉ है तो हम उसको भी अमेंड कर सकते हैं। However, it cannot be issued to amend the constitution। पहली बात, आर्टिकल 13 में बताया गया है, आर्टिकल 13 में बताया गया है कि अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट comes under the definition of law। ठीक है, अगर हम अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं या कोई भी उसके रिगार्डिंग बिल पास करते हैं तो वो लॉ के डेफिनेशन में नहीं आता, उसे हम लॉ नहीं कह सकते। और ऑर्डिनेंस तो क्या है, लॉ है। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस के पास ये राइट नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सके। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आ गया ना समझ में। हाउएवर इट कैन नॉट बी इशू टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इन इंडिया इज रेदर अनयूजुअल। रेदर अनयूजुअल का मतलब है कि यूजुअली नहीं होती है, मोस्ट ऑफन, मोस्टली ऐसा नहीं होता है कि ऑर्डिनेंस को हर टाइम पे हमें करना पड़ रहा है। रेदर अनयूजुअल होती है, अनयूजुअल होती है। एंड नॉट फाउंड इन मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारे डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं
डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि बाय द पीपल, बाय द पीपल। तो ऐसी जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं कंट्रीज की वर्ल्ड में, इंक्लूडिंग यूएसए, यूके, तो उसमें क्या है, इस पावर को यूजुअल वे में नहीं देखा जाता, ठीक है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इन इंडिया इज रेदर अनयूजुअल, और मिलती ही नहीं है। जो भी यूएसए और यूके के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जिन्हें हम बोलते हैं यूएसए और यूके का है, तो उनके अंदर ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर नहीं दिखती है। अब एक ये क्वेश्चन उठा सकते हैं, व्हाई इट इज सो इन इंडिया, व्हाई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चूज दिस पावर टू इंडिया, उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको क्यों डाला है, व्हाई इंक्लूडेड दिस, क्योंकि ना तो ये यूएसए की में है ना ये यूके की में है, जबकि उनको माना जाता है कि वो वर्ल्ड में मोस्ट डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन दे हैव, ठीक है, ये माना जाता है कि उनके पास डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने नहीं डाला है और हमने डाला है। इन जस्टिफिकेशन, इसको जस्टिफाई करते हुए कि हमने इंडिया में क्यों डाला है, तो उन्होंने बताया कि जो ऑर्डिनेंस, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आंसर देते हैं कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, जस्टिफाई करते हुए देते हैं कि ये जो पावर है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर की प्रेसिडेंट के पास, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे ना जो स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं उनमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, उसके इलेक्शन हुए, उनका प्रेसिडेंट कौन थे, वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, कितने ड्राफ्ट्स आए, हम सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उन्होंने बोला दैट द मैकेनिज्म ऑफ इशूइंग एन ऑर्डिनेंस हैज बीन डिवाइज्ड इन ऑर्डर टू इनेबल the executive to deal with the situation that may suddenly and immediately arise when the parliament is not in session। उन्होंने बताया कि अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ गई अनफोर्सेन, कोई भी सिचुएशन आ गई फ्यूचर में, तो हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूटिव के पास क्या पावर है कि उस टाइम पे, क्योंकि पार्लियामेंट तो सेशन में नहीं है, तो वो लोग कैसे बनाएंगे, तो इसलिए हमने इस ऑर्डिनेंस पावर को डाला है ताकि एग्जीक्यूटिव उस टाइम पे लॉ बना सकें, एड एंड एडवाइस दे सकें और प्रेसिडेंट प्रोमोलगेट कर दें ऑर्डिनेंस को, इसलिए हमने इसको डाला है, ठीक है। नोट इन द सेशन, इमीडिएटली अराइज हो जाए कोई सिचुएशन सडनली से और पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। इट मस्ट बी क्लैरिफाइड, कहते हैं बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूंगा यहाँ पर कि जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है प्रेसिडेंट की, जरूरी नहीं है कि उसका कनेक्शन नेशनल इमरजेंसी से, जिन्होंने पिछली क्लासेस देखी है उनको ये सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जरूरी नहीं है प्रेसिडेंट की इस ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को नेशनल इमरजेंसी से कनेक्ट करना, जरूरी नहीं है, ठीक है। इन आर्टिकल 352, नेशनल इमरजेंसी का कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 352, पार्ट कौन सा है, 18। द प्रेसिडेंट कैन इशू, जो ऑर्डिनेंस पावर है प्रेसिडेंट की, वो इशू कर सकते हैं इवन देयर इज नो वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। इन वर्ड्स को भी मैं डिफाइन कर चुकी हूँ पिछली क्लासेस में, जिनको नहीं पता मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके इंडियन पॉलिटी की, वहां पे जाके मेरे स्टार्टिंग से लेक्चर देखें ताकि आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। तो जरूरी नहीं है इस सिचुएशन में, इन सिचुएशन में क्या करनी पड़ती है, नेशनल इमरजेंसी जो है डिक्लेयर हम कर सकते हैं, प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन सिचुएशन में ही वो ऑर्डिनेंस कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इनके अलावा भी वो ऑर्डिनेंस को डिक्लेयर कर सकते हैं, ऐसा कह रहे हैं वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है, ऐसा कह रहे हैं, हमें बता रहे हैं, ठीक है। द रूल्स ऑफ लोक सभा रिक्वायर that whenever a bill seeking to replace an ordinance is introduced in the house, होता क्या है, होता क्या है, रूल्स, लोकसभा के जो रूल्स हैं, लोकसभा के जो रूल्स हैं वो क्या कहते हैं ऑर्डिनेंस के बारे में, ये रूल्स हैं कि ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे पार्लियामेंट में, अकाउंटेबिलिटी रहे गवर्नमेंट की,
पार्लियामेंट से, ठीक है, बिकॉज गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, इसी को बोलते हैं लिमिटेड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हमारी लिमिटेड है क्योंकि वो पार्लियामेंट की रिस्पॉन्सिबल है, ताकि ये ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। लोकसभा के रूल कहते हैं कि आपने ये ऑर्डिनेंस क्यों प्रोमोलगेट किया है, वाई, वी नीड अ रीजन, अ वैलिड रीजन, हमें एक वैलिड रीजन चाहिए, ठीक है। तो जो स्टेटमेंट है दैट मस्ट बी प्रेजेंटेड, तो इस चीज के लिए, वैलिड रीजन के लिए जो गवर्नमेंट है उसको एक स्टेटमेंट पास करनी पड़ती है। स्टेटमेंट मस्ट बी प्रेजेंटेड अलोंग विद द बिल, एक बिल के साथ, मतलब एक बिल होता है जिसमें एक स्टेटमेंट होती है कि हमने जो है इस ऑर्डिनेंस को क्यों प्रोमोलगेट किया, क्यों अनाउंस किया। तो उस बिल में वो स्टेटमेंट होती है। बिल का मतलब यहाँ पे क्यों है, क्योंकि उस स्टेटमेंट को पार्लियामेंट्री रिव्यू किया जाएगा, पार्लियामेंट उसको रिव्यू करेगी। रिव्यू क्या मतलब है, जैसे बिल को रिव्यू किया जाता है ना लेजिस्लेशन प्रोसेस में, जब हम पार्लियामेंट चैप्टर में पढ़ेंगे, वैसे ही इस बिल को, जिसके अंदर स्टेटमेंट होगी कि ऑर्डिनेंस क्यों लागू किया गया, वैसे ही पार्लियामेंट रिव्यू करेगी, उसको स्क्रूटनाइज करेगी, देखेगी कि गवर्नमेंट के जो एक्शंस हैं वो सच में ऐसे सरकमस्टांसेस थे, ट्रूली कि वो ऐसे ही सरकमस्टांसेस थे कि वो जस्टिफाई करते हैं कि हाँ उन्हें ऑर्डिनेंस पास उस टाइम पे सही किया। तो ये होता है, और इसकी स्टेटमेंट जो है अलोंग विद द बिल पास करनी पड़ती है लोकसभा में, ठीक है, या पार्लियामेंट में। ये लोकसभा के रूल बोलते हैं कि आपको सामने रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने किसी भी सिचुएशन को बोल दिया कि ये अनफोर्सीन है और ऑर्डिनेंस पास कर दिया, ऐसा नहीं होगा। एक अकाउंटेबिलिटी होगी, आपके ऊपर एक चेक होगा, आपको स्टेटमेंट को रखना पड़ेगा पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। अब आते हैं, ये आ गया समझ में, द रूल्स ऑफ लोकसभा रिक्वायर दैट व्हेन एवर अ बिल सीकिंग टू रिप्लेस एन ऑर्डिनेंस इज इंट्रोड्यूस इन द हाउस, प्रेजेंट किया जाता है एक बिल के साथ साथ ऑर्डिनेंस, जिसमें एक स्टेटमेंट दी जाती है ऑर्डिनेंस के द्वारा। तो अ स्टेटमेंट एक्सप्लेनिंग द सर्कमस्टांसेस दैट हैड necessitated immediate legislation by ordinance should also be placed before the house, कि इमीडिएट लेजिस्लेशन लेने की जरूरत क्या पड़ी, मतलब ऑर्डिनेंस की जरूरत क्या पड़ी, सेम चीज है, ठीक है। केस पढ़ते हैं इससे रिलेटेड। जैसे प्रेसिडेंट के पास प्रेसिडेंट के पास जो है ऑर्डिनेंस पावर होती है, सेम गवर्नर के पास भी होती है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड एक केस है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट रिलेटिंग टू द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द गवर्नर इन द डीसी वाधवा केस आया था 1986 में। इज वर्थ मेंशनिंग हेयर, यहाँ पे मेंशन करने क्योंकि वो वर्थ है, यहाँ पे इस कंडीशन को दिखाता है। क्या हुआ था कि इस केस में क्या हुआ था कि कोर्ट ने पॉइंटेड आउट किया कि 1967 से लेकर 1981 तक क्या हो रहा है कि जो गवर्नर है ना, बिहार के जो गवर्नर है, वो 256 ऑर्डिनेंस को प्रोमोलगेट कर चुके हैं, एंड ऑल दीज वर केप्ट इन फोर्स फॉर पीरियड्स रेंजिंग 1 से 14 साल तक वो चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं, क्योंकि उनको बार बार रीप्रोमोलगेट कर रहे हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसलिए कोर्ट ने रूल बनाया कि दैट सक्सेसिव आने वाली जो प्रोमोलगेशन कर रहे हो आप किसी ऑर्डिनेंस का, जो कि सेम टेक्स्ट में सेम ऑर्डिनेंस आप बार बार रीप्रोमोलगेट कर रहे हो विदाउट एनी अटेम्प्ट टू गेट द बिल पास्ड बाय द, मैंने बताया ना कि प्रेजेंट करना पड़ता है पार्लियामेंट में, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रेजेंट ही नहीं किया। तो इसलिए कोर्ट ने क्या रूल बनाया कि आपको असेंबली में क्या करना पड़ेगा, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, आप जो पार्लियामेंट है स्टेट की, वहां पर क्या करना पड़ेगा, इस बिल को
इस बिल को क्या करना पड़ेगा, आपको वहां पे प्रेजेंट करना पड़ेगा विदाउट अमाउंट टू वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और उसमें देखा जाएगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं कर रहा है या कर रहा है, क्योंकि अगर आपने असेंबली में उसे प्रेजेंट नहीं किया, इसका मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेशन कर रहे हैं। ठीक है, वायोलेशन कर रहे हैं आप कॉन्स्टिट्यूशन का। इनका जो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब मैंने बहुत अच्छे समझा रखा है प्रीवियस लेक्चर में, स्टार्टिंग से स्टार्ट करें। अभी तो हमारे इतने लेक्चर्स नहीं हुए हैं, तो आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं इसको। ठीक है, और प्लीज डू सब्सक्राइब गाइस, प्लीज डू सब्सक्राइब, ओके प्लीज। एंड द ऑर्डिनेंस सो प्रोमुलगेट इज लायबल टू स्ट्रक डाउन। अगर आपने उनको प्रेजेंट नहीं किया है ना असेंबली में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर आपने उनको प्रेजेंट नहीं किया है, तो हम उसको मानेंगे कि वो वॉइड है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, और वो लायबल है टू बी स्ट्रक डाउन, कि हम उसको वॉइड कर सकते हैं। ठीक है, इट हेल्ड दैट द एक्सेप्शनल पावर ऑफ लॉ मेकिंग थ्रू ऑर्डिनेंस कैन नॉट बी यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। क्योंकि इस केस में तो क्या कर रहे हैं कि गवर्नर ने इतने इतने सालों तक ऑर्डिनेंस यूज किया है, इसका मतलब वो अवॉइड किसको कर रहे हैं, लेजिस्लेशन प्रोसेस को, कि जैसे बिल पास होता है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, पार्लियामेंट में, जो स्टेट की जो पार्लियामेंट उसको बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और किसी स्टेट में काउंसिल है तो उसको बोलते हैं। तो आप तो इस प्रोसेस को क्या कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, और आप अपनी चला रहे हो, सीधा ऑर्डिनेंस ही पास कर रहे हो। तो इट इज नॉट पॉसिबल। कोर्ट ने बोला इट इज नॉट पॉसिबल। इट हेल्ड दैट एक्सेप्शनल पावर ऑफ लॉ मेकिंग थ्रू ऑर्डिनेंस कैन नॉट बी यूज, ऐसे यूज नहीं किया जा सकता एज अ सब्सटीट्यूट किसी लेजिस्लेटिव पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के। लेजिस्लेशन प्रोसेस जो होता है बिल का, उसके सब्सटीट्यूट में, उसके पैरेलल में ऐसे सेम हो जाएंगे ना दोनों, तो ऐसे पास नहीं कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस अलग सिचुएशन में यूज किया जाता है, अदरवाइज हमारा बिल पास करने के लिए वही होगा, एक्ट बनाने के लिए जो लेजिस्लेशन प्रोसेस है कॉन्स्टिट्यूशन में। और अगर आपने कोई ऑर्डिनेंस लिया है तो उसको असेंबली में जो है प्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो हम मान लेंगे कि ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, और आपके ऊपर क्वेश्चंस उठेंगे वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। थैंक यू एवरीवन, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। एवरीवन, आई एम रिक्वेस्टिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको अपडेट मिलते रहे आने वाले लेक्चर्स के। थैंक यू।